नयन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनोद शर्मा और इस वीडियो में हम दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए इंग्लिश के पेपर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह वीडियो इंग्लिश के सेट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का सेट 1 वीडियो बना रखा है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ कि दिल्ली पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस के एग्ज़ाम में इंग्लिश के सेक्शन में टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल आपको 60 मार्क्स इंग्लिश के सेक्शन में मिल जाता है, जो कि आपके रैंक को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे रैंक पाने के लिए आप आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और नयन क्लासेस लर्निंग ऐप को आज ही इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि इस ऐप पर आपको सभी पॉलिटेक्निक एग्जाम से रिलेटेड कोर्सेज बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं। पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी अब आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी एक्टिव पैसिव वॉइस का ही है। तो चलो सबसे पहले हम पता करते हैं कि सेंटेंस हमारा एक्टिव है कि पैसिव है। तो पता करने का सबसे अच्छा नियम क्या है? बी प्लस वर्ब 3। तो हमारा सेंटेंस क्या है? हु बाउट द बुक। तो क्या इस सेंटेंस में आपको कहीं भी बी प्लस वर्ब 3 दिखाई दिया? बिल्कुल नहीं। यानी कि जो हमारा सेंटेंस है, गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। और दूसरी बात यह है कि जो सेंटेंस हमारा है वह इंटेरोगेटिव है, जो कि क्वेश्चन वर्ड से हु से शुरू हो रहा है। और साथ ही साथ देखो बाउट हमारा क्या है? बाउट हमारा बाई का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और सेकंड फॉर्म क्या करता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताने का काम करता है। तो देखो हमारा जो आंसर होगा ना, आंसर में जो बी का फॉर्म होगा, बी प्लस वर्ब 3 में जो बी का फॉर्म होगा वो वाज या वर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम एक चीज़ क्या कर रहे थे, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। करेक्शन ये है कि यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस में बुक लिखा हुआ है, बुक के जगह पे बुक्स होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर बुक के जगह पे बुक्स होना चाहिए, क्योंकि आपको सभी ऑप्शन में बुक्स मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी क्वेश्चन में क्या है? बुक्स, यानी बुक को हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, बुक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है कि बी जो है वो वाज वेयर के रूप में मिलेगा। तो चूंकि अब हमारा क्या होगा कि जो सब्जेक्ट होगा वो बुक्स बनेगा। तो बुक्स के साथ हम क्या करेंगे? वाज लगाएंगे कि वर लगाएंगे? तो हम बुक्स के साथ क्या करेंगे? वर लगाएंगे। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं कि किस किस ऑप्शन में, कौन कौन से ऐसा ऑप्शन है जहां पर हमें वर दिखाई दिया, ठीक है। तो हमारे पास दो ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर हम वर देख सकते हैं, एक तो ऑप्शन ए और एक ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें कहीं भी हमें वर नहीं दिखाई दिया, ठीक है। अब चलिए डिसाइड करते हैं कि ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन बी सही होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो वर्ड का ऑर्डर होता है, उसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। यानी क्वेश्चन वर्ड की ठीक बात, हमें सब्जेक्ट नहीं लगाना, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बात समझ में आ रही है? तो देखो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो फाइनली हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। देखो हमने ऑप्शन बी को इसलिए छाटा, चलो हु को हम होम में चेंज कर सकते हैं अगर प्रीपोजिशन बाई इसके पहले हो तो। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि होम हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन क्या क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब वर्क को लिखा? नहीं लिखा। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर बुक्स यानी पहले सब्जेक्ट आ गया, तो इसलिए गड़बड़ हो गया। हमारा ऑप्शन बी भी सही हो जाता अगर ये जो वर्ड आप देख रहे हो, अगर ये वर्ड हमारा यहाँ पर बुक्स के पहले होता, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद होता, ठीक है। जो कि हम क्या कर रहे हैं? ऑप्शन ए में देख रहे हैं। ऑप्शन ए में हमारा ऑर्डर सही है, ठीक है। अगर हम बाई को लास्ट में लिख रहे हैं तो हमें हु को होम में चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और हु हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद देखो वर्ड के रूप में हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन भी एक्टिव और पैसिव वॉइस का ही है। तो यहाँ पर देखो डीड लगा हुआ, ठीक है। कहीं भी हमें बी प्लस वर्ब 3 नहीं दिखाई दिया, मतलब सेंटेंस एक्टिव है और आंसर हमारा पैसिव में होगा। अब देखो डीड यहाँ पर क्या है? डीड अगेन क्या बताया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो हमारा पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो या तो वाज होता है या तो वर होता है। और सब्जेक्ट हमारा कौन बनेगा? सब्जेक्ट हमारा मेडिसिन्स बनेगा। तो मेडिसिन से प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे? वाज लगाएंगे कि वर लगाएंगे? तो इसके साथ भी हम क्या करेंगे? वर लगाएंगे। तो चलो देखो कौन कौन से ऑप्शन में आपको वर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए में है क्या? हमारा ऑप्शन ए में वर नहीं है। ऑप्शन बी में है क्या? ऑप्शन बी में भी वर नहीं है। ऑप्शन सी में है क्या?
ऑप्शन सी में वर है, हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में वर है, लेकिन ऑप्शन डी में भी हमारा वर नहीं है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो बहुत ही, देखो एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, हर चैप्टर में, जिससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो अगर आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो। अभी देखो मैं यहाँ पर केवल क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सारा कंसेप्ट को डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक का है। तो फिल इन द ब्लैंक में हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है जो फिल करने के बाद एक सही मीनिंग निकले। तो यहाँ पर देखो वर्ब के फॉर्म को हमें चूज करना है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा टेंस से रिलेटेड है। तो सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो सेंटेंस द अर्थ डैश राउंड द सन, यानी क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर मूव करती है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर मूव करना क्या है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर मूव करना हमारा एक जनरल ट्रूथ है। और जनरल ट्रूथ बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब का फॉर्म क्या होता है, V1 या V5। तो इसके हिसाब से हमारा सही आंसर क्या होगा, इसके हिसाब से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मूव्स। यानी सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अगला क्वेश्चन भी देखो, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी हमारा क्या फिल इन द ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पर हमें सही प्रीपोजिशन को भरना है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेंटेंस है, शी इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, यानी सेंटेंस ये बताना चाह रहा है कि वह मैथ में अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ऑप्शन सी तो नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए या बी हो सकता है। तो चलो बताओ ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि गुड के साथ यहाँ पर सही प्रीपोजिशन हमारा क्या है, गुड के साथ सही प्रीपोजिशन जो हमारा है वो क्या है, ऑप्शन बी है, यानी एट होगा। शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। देखो गुड एट या बैड एट, जो सही हमारा फ्रेज होता है वो होता है गुड एट या बैड एट। देखो हम वीक गुड के, देखो गुड के जगह पे दूसरा कुछ रहता, ठीक है, क्विक रहता, तो हम वहाँ पर क्विक इन लगाते हैं, क्विक के साथ इन लगाते हैं, ठीक है, बात आपको समझ रही है। क्विक के साथ हम इन लगाते हैं, ठीक है, या वीक के साथ हम इन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गुड और बैड रहे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है माई फ्रेंड्स लाफ्ड डैश मी। तो देखो लाफ्ड के साथ जो हमारा फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो होता है एट, इसलिए हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है कि हमें यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। यानी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन हमारा नरेशन का है, और नरेशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा कौन सा सही आंसर हो सकता है, सेंटेंस क्या है, ही सेज आई विल बाई द न्यू बुक। तो देखो यहाँ पर सेज क्या है, सेज यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा सेंटेंस है इसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। हम टेंस तभी चेंज करते हैं जब हमारा जो सेज है वो सेड होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होता है। तो देखो सबसे पहली बात है कि सेज का सेज ही रहेगा, सेड नहीं बनने वाला, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर सेज आपको सेज के फॉर्म में ही दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो हमारा है वहाँ पर सेज ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए और बी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेज क्या हो गया, सेड हो गया, जो कि गलत है, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना ऑप्शन सी सही आंसर होगा या ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विल जो आपका है, विल आपका विल ही रहेगा, विल आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। विल हमारा तब चेंज होता, विल वुड में बदल जाता, या सब्जेक्ट चेंज होने से शुड में भी बदल सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं बदलने वाला क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पहले से ही क्या प्रेजेंट में। तो इसके हिसाब से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा हमारा क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ही सेज दैट ही विल बाय द न्यू बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा नरेशन का ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड। तो देखो सेंटेंस क्या है, बैनर्जी सेड बंगालीज ईट राइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में तो है, चलो ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या
सेड का तो सेड हो सकता है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट। तो देखो, क्या हम पहले ऑप्शन को ले सकते हैं? पहला ऑप्शन हमारा क्या है? बनर्जी सेड दैट बंगालीज एट राइस। देखो यहाँ पर एट कर दिया है, तो एट क्या हो गया? ईट का सेकंड फॉर्म हो गया। देखो सेड रहने पे हम बिल्कुल टेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा जो स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अगर वो जनरल ट्रूथ के बारे में बता रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने के बावजूद भी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो टेंस होता है वो कभी नहीं चेंज होता है। देखो बंगालीज ईट राइस, तो ये क्या बता रहा है? ये जनरल फैक्ट को बता रहा है कि बंगाली लोगों को राइस खाना पसंद है। तो ये पसंद उसका कल भी था, आज भी है, आने वाला टाइम में भी रहेगा। तो ये तो कोई ऐसा थोड़े है, अगर हम यहाँ पर ईट को ऐड कर देंगे यानी बंगाली को राइस खाना पसंद था, या राइस खाते थे यानी अब नहीं खाते हैं, तो बात तो गलत हो गया। जनरल फैक्ट के टेंस को हम नहीं बदला करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, बनर्जी ओपाइंड। ओपाइंड का मतलब होता है अपना ओपिनियन रखना। ओपाइंड दैट बंगालीज आर ईटिंग राइस। देखो हम यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते हैं, जनरल फैक्ट को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस हम कंटिन्यूटी बताने लिखते हैं, यानी ऑप्शन बी भी खत्म हो गया। बनर्जी सेड दैट बंगालीज मस्ट ईट राइस। अरे मस्ट ईट का मतलब क्या? एकदम जरूरी खाना चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सेंटेंस में, बस एक जनरल फैक्ट को बता रहा है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बनर्जी सेड दैट बंगालीज ईट राइस। बात समझ में आ रही है कि हमारा ऑप्शन डी क्यों सही होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो इस क्वेश्चन में हमें वन वर्ड को सेलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन वोकैबलरी का है और यहाँ पर हम वन वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, यानी जो भी हमारा सेंटेंस या फ्रेज लिखा हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे? वन वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। वन वर्ड का मतलब क्या होता है? वन वर्ड का मतलब होता है वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखो हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वन हु ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, यानी वैसा व्यक्ति जो हमेशा जीवन के पॉजिटिव पहलू को देखता है, यानी जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, यानी नेगेटिव वातावरण में भी, नेगेटिव स्थिति में भी पॉजिटिव सोचता है, ठीक है। यानी लाइफ के ब्राइटर साइड को देखता है, ठीक है। ब्राइटर साइड का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर इसके लिए जो हमारा वन वर्ड होगा वो सही क्या होगा? तो इसके लिए जो हमारा वन वर्ड जो सही होगा ये होगा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट इज द राइट आंसर। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है, ठीक है, जो निराशा में भी आशा रखता है, ठीक है, जो लाइफ को हमेशा पॉजिटिवली देखता है। बाकी हमारा देखो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। इल्यूजनिस्ट का मतलब होता है मैजिशियन, जो जादू दिखाता है, जो नज़र का खेल दिखाता है, नज़रों को बांध करके, ठीक है, मैजिक दिखाता है, हम इसे मैजिशियन कह सकते हैं। देखो स्कैलरली ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। अगर यहाँ पर CHO होता है, देखो यहाँ पर CHO होता है तो ये स्कॉलरी हो जाता, तब ये सही वर्ड होता, लेकिन यहाँ पर स्कैलरली कोई वर्ड होता नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन देखो ऑप्शन डी क्या? ऑप्शन डी जो पेसिमिस्ट है ये हमारा क्या? ये हमारा ऑप्टिमिस्ट का क्या है? अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, द डॉक्टर हु डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ टीथ एंड गम्स, यानी जो दांत और मसूड़ों का इलाज करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी एक छोटा सा बच्चा भी जवाब दे सकता है, यानी डेंटिस्ट। बाकी देखो यहाँ पर ऑर्थोपेडिशियन क्या है? ये वैसे डॉक्टर को कहते हैं जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है, जो हड्डी और मसल से रिलेटेड चीज़ों का इलाज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? गायनकोलॉजिस्ट है। तो गायनकोलॉजिस्ट क्या होता है? देखो GYN क्या एक रूट है जिसका मतलब होता है स्त्री। स्त्री रोग विशेषज्ञों को हम क्या कहते हैं? गायनकोलॉजिस्ट कहते हैं। और यहाँ पर क्या? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है। देखो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट लास्ट वाले सेट में भी आपको मिला था। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट वैसे डॉक्टर को कहते हैं जो आंख का इलाज करते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? अपोजिट वर्ड हमें यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। अपोजिट वर्ड क्या? अपोजिट यानी एंटोनिम। तो किसका एंटोनिम, किसका अपोजिट हमें यहाँ पर ढूंढना है? इटर्नल का। देखो इटर्नल का मतलब होता है परमानेंट, ठीक है, एवरलास्टिंग, जो कल भी वैसा था, आज भी वैसा, आने वाले टाइम में वैसा, मतलब जिसका कोई शुरुआत है, जिसका कोई अंत ना हो, जिसको हम हिंदी में शाश्वत कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या होगा? अपोजिट में हम क्या कर सकते हैं? अगर इटर्नल का मतलब परमानेंट होता है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टेम्पररी हो जाएगा, ठीक है। एवरलास्टिंग हमारा क्या हो जाता है? ये सिनोनिम्स हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर सिनोनिम नहीं सेलेक्ट करना है, हमें यहाँ पर अपोजिट वर्ड को देखना है, ठीक है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? पेन्यूरी। तो पेन्यूरी वर्ड का अपोजिट वर्ड ढूंढना है। पेन्यूरी का मतलब होता है गरीबी, ठीक है। तो गरीबी का क्या हो जाएगा? अमीरी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारा ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी तो इसका पेन्यूरी का क्या हो गया? ये सिनोनिम्स हो गया। हैप्पी भी नहीं हो सकता है,
ठीक है, हैप्पी इसके साथ मेल नहीं खा रहा है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वेल्दी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, तेंदुलकर इज डैश डॉन ब्रैडमैन ऑफ इंडिया। यानी तेंदुलकर का कंपैरिजन किससे हो रहा है, डॉन ब्रैडमैन से हो रहा है। ठीक है, एक महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन। तो यहाँ पर देखो क्या, डॉन ब्रैडमैन एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रॉपर नाउन किसी सेंटेंस में कॉमन नाउन की तरह यूज़ हो रहा हो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कंपैरिजन करने के लिए, तब हम वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ से तो हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि यहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। देखो एन तो कर नहीं सकते क्योंकि एन हम उसके पहले करते हैं जो कि वोवेल साउंड से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर डॉन क्या है, डी यहाँ पर क्या हो गया, डी यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। तो अब हम हमारा जो लास्ट में जो कन्फ्यूज़न बचा वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में हम ए लगाएं कि डी लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं बता दूँ, यहाँ पर अगर कभी भी आपको नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर मिले, देखो डॉन ब्रैडमैन नाउन हो गया, फिर ऑफ हो गया, फिर इंडिया नाउन हो गया, तो नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर में हम हमेशा क्या करते हैं, हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, वी डैश ओबे आवर एल्डर्स, यानी हमें अपने बड़ों का, ठीक है, आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो कुछ भी कहता है उन्हें करना चाहिए। तो देखो कोई भी ऑब्लिगेशन बताने के लिए, सोशल या मोरल ड्यूटीज़ बताने के लिए हम क्या करते हैं, ऑट टू का प्रयोग करते हैं, मॉडल वर्ब ऑट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेशन बताने के लिए, सोशल या मोरल ड्यूटी बताने के लिए। ठीक है, मस्ट का प्रयोग हम करते हैं नेसेसिटी बताने के लिए, तो मस्ट यहाँ हो नहीं सकता है। शुड एक वीक फॉर्म है, शुड मस्ट और ऑट टू का क्या वीक फॉर्म है, तो यहाँ पर हमें इसका यूज़ करना नहीं है। जनरल एडवाइस के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। नीड टू भी क्या करते हैं, नेसेसिटी बताने के लिए करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आवर स्कूल रिसीव्ड कम्प्लीमेंट्री कार्ड्स डैश द शो। देखो कॉम्प्लीमेंट्री के साथ जो सही प्रीपोजिशन है ये क्या होता है, ये सही प्रीपोजिशन इसके साथ होता है टू, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था सेट 2 का 15 क्वेश्चंस जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। तो कंप्लीट कोर्स के लिए आप आज ही नैन क्लासेस लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।